स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, राष्ट्रीय आय तथा समुच्चय। ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखो, राष्ट्रीय आय जो हमारे देश की आय होती है उसे कहा जाता है। ये इसको मापा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जितना भी प्रोडक्शन हम करते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हम अपने प्रोडक्शन पर करते हैं और जितना हम परचेज करते हैं किसी भी सामान को, वो सारे की सारी जो जोड़ आता है, जो सम आता है उसका, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। उसको नापा जाता है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो इसके अगर डेफिनेशन देखोगे तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष 1 अकाउंटिंग ईयर की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों, नॉर्मल रेजिडेंट्स, तथा जो अर्जित कारक आय है उन सबका टोटल जोड़ होता है ये। ठीक है, राष्ट्रीय आय 1 साल के अंदर अंदर 1 अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे 1 साल का ही टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये 1 ईयर का टाइम है किसी भी साल का। उसकी अवधि में देश के सामान्य निवासी, अब सामान्य निवासी क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, और कारक आय क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब का जब जोड़ आता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं इसे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर इनकम, कारक आय, सामान्य निवासियों की आय या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम। अब देखिए, कारक आय या फैक्टर इनकम क्या होती है। कारक आय उत्पादकों द्वारा परिवारों को उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में दिया गया या किया गया भुगतान है। देखो, आप के पापा कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे या कोई भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री के अंदर भी जॉब करता होगा, तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज ही तो दे रहा है, कारक सेवाएं ही तो दे रहा है उस फर्म को। उसके बदले में क्या मिलता है? उसको भुगतान किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी सेवाएं जिनके बदले में कुछ पैसा मिले, उन्हें कहते हैं फैक्टर इनकम या फिर कारक आय। कुछ करने के बाद आपको जो इनकम जनरेट होती है। अब का इसके कंपोनेंट्स है यार। पहला कंपोनेंट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कर्मचारी किसी फर्म के अंडर काम करते हैं वो अपने परिश्रम के द्वारा ही तो उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेबर देते हैं अपनी। तो उनको उनके बदले में क्या मिलता है? वेतन मिलता है, वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये है एक। सेकंड है भूमि। भूमि लैंड होती है तुम्हारी। अगर किसी को तुम किराए पे भूमि दे रहे हो तो उसमें तुम्हें मिलेगा किराया, तो इससे भी तुम मनी जनरेट कर सकते हो। थर्ड है पूंजी। कैपिटल से या मनी से भी तुम पैसा बना सकते हो। देखो, पैसे से पैसा बनाना भी बनाया जा सकता है, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है, तुम किसी को उधार दे देते हो, ऋण पर चढ़ा देते हो पैसे को, तो उस पर तुम्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। चौथा पॉइंट है उद्यम। अगर तुम इंडस्ट्री लगाते हो या इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हो और उसमें अपने आप को डेवलप कर लेते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? उससे लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। हस्तांतरण आय क्या होती है? ट्रांसफर इनकम कहते हैं इंग्लिश में से। ये वे इनकम होती है जो कि कारक सेवाओं को अर्पित करने के लिए पुरस्कार के रूप में अर्जित नहीं की जाती। मतलब कि आप अपनी फैक्टर सर्विसेज दे भी देते हो बट आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, आपको उससे कुछ इनकम जनरेट नहीं होती। या फिर अगर इसका उल्टा किया जाए तो आप कारक सेवाएं नहीं देते हो अपनी और आपको कोई इनकम जनरेट हो जाती है, आपको इनकम मिल जाती है बिना कारक सेवाओं के, तो उसे कहेंगे हस्तांतरण आय या फिर ट्रांसफर इनकम। दीज आर नॉट अर्न एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। लाइक आपकी सब्सिडी अगर आपको मिलती है गैस पर या बिजली पर, तो वो एक ट्रांसफ़र इनकम है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी एक ट्रांसफ़र इनकम है। अब ये मत बोलना भाई कि हम स्कूल जाते हैं तो कमा रहे हैं हम कुछ वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे तुम बस अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते हो और उसके बदले में तुम्हें सरकार स्कॉलरशिप देती है ताकि तुम और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। अब सामान्य निवासी या फिर नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? एक देश के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं। मान लो इंडिया का आदमी किसी और अदर कंट्री में, मान लो फ्रांस में रह रहा है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं रह रहा वो। ठीक है, मतलब कि भारत का कोई व्यक्ति है, वो अगर फ्रांस में रह रहा है किसी पर्पज़ से और उसको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रहना है, जिसकी रुचि का केंद्र उनका घरेलू देश हो। मतलब वो गया तो 1 साल के लिए वहाँ पर है, लेकिन किस पर्पज़ से गया है? इंडिया के पर्पज़ से, ताकि इंडिया को फ़ायदा हो। अब वो बिज़नेस डील भी हो सकती है, वो सिक्योरिटी डील भी हो सकती है, किसी भी डील की वजह से वो वहाँ पे जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा निवासी, ऐसा व्यक्ति बाहर जाता है दूसरे देश में और 1 साल से कम के लिए रहता है, तो उसे कहेंगे हम सामान्य निवासी।
वो भारत का ही निवासी है, ठीक है, लेकिन रह कहाँ रहा है, वो 1 साल के लिए फ्रांस में रह रहा है। एग्जाम्पल इसके विदेशी पदाधिकारी, फॉरेन ऑफिशियल जो एम्बेसीज में होते हैं, कूटनीतिज्ञ जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो अलग अलग देशों के साथ डिप्लोमेसी बनाते हैं, वो सारे हमारे सामान्य निवासी होते हैं। घरेलू सीमा एक शब्द इसमें आता है। घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? वे आर्थिक सीमा एक सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। एक सीमा बना दी जाती है कि इतने अंडर तक का, इतने क्षेत्र तक का इलाका सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं, भौगोलिक सीमा मतलब कि एक जियोग्राफिकल क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसके अंदर सभी व्यक्तियों की वस्तु तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से परिचालित होती रहती है या फिर सर्कुलेटेड होती रहती है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। कहीं भी अगर भारत की कोई वस्तु जा रही है, लाइक भारत का जेट प्लेन मलेशिया में उतर रहा है, तो वो भी क्या है, जो प्लेन है वो भी भारत की ही एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। ये नहीं कि अगर मलेशिया में अगर हमारा प्लेन चला गया तो वो भारत का नहीं रहा, वो भारत का ही प्लेन है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेश में काम करने के लिए जा रहा है तो वो भी हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाएगा। हमारी एम्बेसीज जो है, दूतावास जिसे कहते हैं हिंदी में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जितना भी वहाँ पे इनकम जनरेट होगी वो सारी हमारे देश में काउंट होगी, नेशनल इनकम में काउंट होगी, ठीक है यार। तो बस तुम्हारे इतना था इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो पार्ट सेकंड लेके आऊँगा मैं आपके लिए। टिल देन बाय बाय।